हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की जो हम लोगों की टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म को शुरू करके और उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझा था, इंट्रोडक्शन को समझा था कि बेसिकली फेडरलिज्म होती क्या है, उसके अलग अलग डायमेंशन को थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझा था। आज जो हम लोग समझेंगे, आज की जो हम लोग की टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इट मीन्स कि फेडरलिज्म के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या फीचर्स है। इसका एक एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं तो अच्छे से क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि आप एक फ़ोन खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार के पास तो जाते हैं, क्या पूछते हैं सबसे पहले कि भैया इस फ़ोन का फीचर्स क्या है। फीचर्स अच्छे होंगे तो इट मीन्स फ़ोन अच्छे होंगे, सिंपल सी बात है ना। फीचर्स उस फ़ोन के अच्छे होंगे तो फ़ोन अपने आप क्या होगा, अच्छे होंगे। तो वही बात यहाँ भी है कि मान लीजिए कि आपके फ़ोन की फीचर्स पहले अच्छी होती तब ना आप फ़ोन लेते हैं क्या। तो उसी तरह यहाँ भी है कि फीचर्स फेडरलिज्म के अच्छे होंगे तभी कोई कंट्री क्या करेगी, अपने कंट्री में फेडरलिज्म को एक्सेप्ट करेगी और फेडरल कंट्री बनेगी। तो वही क्या है कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट जो है वो कंट्री अपने आप को अगर फेडरल कंट्री बोलती है तो उन सारे प्रिंसिपल्स को क्या करना होगा, उसे अडॉप्ट करना होगा। तो चलिए एक एक प्रिंसिपल्स को हम समझते हैं। चलिए तो पहला फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर टू और मोर लेवल्स टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में क्या बताया था कि एक सेंट्रल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है और लोकल लेवल होता है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फेडरलिज्म का वो यहीं से शुरू होता है कि आपकी कंट्री तभी क्या होगी, फेडरल कंट्री कहलाएगी, जब वहाँ पे क्या होगा, दो और दो से ज़्यादा क्या होंगे, टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। इट मीन्स कि सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से लोकल, इस तरह से अगर क्या होंगे, अलग अलग वेरियस टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, तभी क्या होगी, आपकी कंट्री एक फेडरल कंट्री कहलाएगी। तो पहला बहुत आसान था, पहला फीचर्स वो आप लोगों को अच्छे से समझ में। सेकेंड फीचर समझते हैं। सेकेंड फीचर क्या बोल रहा है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। क्या स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, इसको अच्छे से समझिएगा। कि मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, आप इंडिया में रहते हैं और आप बिहार में भी रह रहे हैं, ठीक है। आप इंडिया में भी रह रहे हैं और आप बिहार में भी रह रहे हैं, तो एक ही टाइम पे आप क्या रहे, आप इंडिया में भी हैं और बिहार में भी हैं। तो आप पे क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट, इट मीन्स कि बिहार गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, गवर्न कर रही है। तो मतलब एक ही टाइम पे आप पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है। क्योंकि आप अगर कंट्री स्टेट में है तो कंट्री में तो होइएगा, जैसे आप बिहार में रह रहे हैं तो इंडिया में तो रह ही रहे हैं ना। तो एक ही टाइम पे क्या कर रही है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है। तो पहला आपको जो स्टेटमेंट वो क्लियर हुआ कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। आप तो वही है ना, आप ही पर तो गवर्न कर रहा है सेम। मतलब कि अलग अलग जो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है एक ही व्यक्ति पे गवर्न कर रहे हैं, हम पे या आप पे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन क्या कर रहा है, बट ईच टीयर्स हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। लेकिन कौन से इश्यूज़ पे, कौन कौन से इश्यूज़ पे कौन लॉज बनाएगी, ये अलग अलग सब पे सबको बांट दिया गया है। आई रिपीट कि आपके किस इश्यूज़ पे कौन लॉ बनाएगी ये क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए कि पटना में राम नाम का एक कोई लड़का रह रहा है, ठीक है। उस पर क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है। उसको जाना है कहाँ, तो अमेरिका जाना है, ठीक है। राम को पटना से कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है। तो अभी अमेरिका जाना है तो ये क्या हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ। तो फॉरेन अफेयर्स हुआ तो इसका अप्रूवल उनको किन से लेना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे लॉज कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ये सारा डिवाइडेड है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा और इसको अच्छे से। तो इन सारी फॉरेन अफेयर्स पे लॉज कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। पुलिसिंग वगैरह हुआ तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। उसके बाद और क्या हुआ, और आर्मी वगैरह हुआ तो इन सारी चीज़ों पे क्या, कौन लॉ बनाएगी, इन सारी चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। तो आप लोगों का क्लियर हुआ कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। मतलब अलग अलग टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है, एक ही व्यक्ति पर रूल करती है, लेकिन क्या करती है कि उन पे, उनके किस इश्यूज़ पे कौन सा लॉ बनाना है, यह क्या करता है, ये अलग अलग टीयर्स पे वेरी करता है। क्लियर हुआ सेकेंड। तो अब थर्ड फीचर समझते हैं। थर्ड फीचर्स क्या बोल रहा है कि द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ईच टीयर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इट मीन्स क्या बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट कि किस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो दायरा है, वो कहाँ तक है, वो
किन किन इश्यूज़ पर लॉ बना सकती है, वो क्या क्या रूल कर सकती है, वो किन इश्यूज़ पे लॉ बना सकती है, किन कहाँ तक उसका दायरा है, ये सारी बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से उनको जो मन होगा उस पे वो लॉज बना देंगे। ऐसा तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, पता चले बाद में कि क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही कि इस पर तो हम क्या करेंगे, इस पे मैं लॉ बनाऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट से लड़ाई होगी, नहीं स्टेट गवर्नमेंट बोल रही नहीं इस पे लॉ बनाऊंगा मैं। तो ये क्या किया गया, इससे पहले ही क्या कर दिया गया, किनका दायरा कहाँ तक है, ये पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया है, उसे स्पेसिफाई कर दिया गया। और उसके अलावा क्या किया गया है, अथॉरिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ईच टियर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। और सबकी अपनी अपनी अथॉरिटी पावर और सबकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस की कहाँ तक मतलब कितना पावर इनके पास है और कितनी एग्जिस्टेंस है, वो कितना दायरा है उनका, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनली उनको बैकअप दिया गया है, गारंटी दी गई है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ फीचर है कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इट मीन्स कि कोई भी अगर ऐसा डिसीजन होता है या कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करनी होती है, तो किसी भी ऐसा तो देखिए सबसे पावर तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। तो यहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, तो वो बहुत ही दूरदर्शी थे, मतलब बहुत ही दूर का सोचते थे। उनको लग गया था कि हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में क्या करे, यूनिलेटरली हो सके कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करके रख दे। तो उन्होंने उसके लिए भी क्या किया, प्रोविजंस रखा। क्या प्रोविजंस रखा, तो उन्होंने बताया कि कोई भी फंडामेंटल प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता। उसे क्या किया जाएगा, उसे आपको अलग अलग गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट या किसी स्टेट में कुछ चेंज आप कर रहे हैं, तो उससे आपको दोनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के सहमति लेनी होगी। मतलब इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट की भी मतलब सहमति लेनी होगी। उनकी भी क्या होनी है, वो अकेले चेंज नहीं कर सकता है, उनको भी मतलब उनकी भी सहमति उसमें होनी चाहिए। दोनों मिल के क्या करेंगे, जब दोनों राजी होंगे तभी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव होंगे। तो ये था आपका कि कुछ भी फंडामेंटल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर क्या होंगे, यूनिलैटरली चेंज नहीं होंगे, उन्हें क्या होगा, दोनों सदन मतलब इट मीन्स कि स्टेट और सेंट्रल मिल के चेंज करेगी तभी चेंज होगी। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, यूनिलेटरली नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए मैंने वहाँ पे एक पावर शेयरिंग वाला चैप्टर जो पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया था कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशियरी क्या करती है, लॉज को सेफ गार्ड करती है। तो उसमें मैंने बताया था कि कन्फ्लिक्ट्स ना हो ऐसा, और कोई भी एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को क्या करे, बोल सकते हैं मिसयूज़ ना करे। तो जुडिशियरी उस पर क्या करती है, उस पर चेक्स एंड बैलेंस करती रहती है कि क्या हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना हो। तो यहाँ पर वही क्या करता है, कोर्ट्स क्या करती है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेसिफाई है, उसी अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को बताने की कोशिश करती है, और अलग अलग मतलब लेवल्स को क्या करती है, बताने की कोशिश करती है कि हाँ लॉज आपको कहाँ पे बनाना है, आपकी क्या दायरा है। इन सारी बातों की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हर बातों को इंटरप्रेट करने का या बताने का काम कौन करती है, वो करती है कोर्ट। ठीक है, इट एक्ट्स एज एन एम्पायर, इट डिस्प्यूट्स एराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करती है कि अगर अलग अलग लेवल्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है, लड़ाई हो जाती है किसी मुद्दे पर लेकर, तो ये बेसिकली एम्पायर जैसा काम करते हैं, और दोनों में दोनों के मुद्दे को, दोनों की बातों को सुनते हैं, और तब इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रल पर्सन, न्यूट्रल बॉडी के तौर पे जो सही होता है, दोनों के बात सुनने के बाद जो सही डिसीजन होती है उसी को क्या करती है, ये उसको अप्लाई करती है, और ये डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने का काम करती है। तो ये बेसिकली कोर्ट का काम होता है, जुडिशरी का काम होता है। नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देखिए सारा लॉज, सारी बातें एक तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट पैसे की बात होती है। ठीक है, तो जितने भी रेवेन्यू और पैसे की बात है जो अलग अलग लेवल्स पे, तो इसे क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। कहाँ पे, इसे क्लियरली आपको बोल सकते हैं कि क्लियरली जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से अपनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी रेवेन्यू बनेगी, तो ये सारी बातें क्लियरली स्पेसिफाई कर दी गई है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। नहीं तो अगर मान लीजिए इसमें थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी होगी, तो मेन मुद्दा तो पैसा ही होता है ना, तो पैसा को लेकर क्या होगी, कन्फ्लिक्ट हो जाएगी। तो ये सारा
स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किनका कितना दायरा है, कौन कहाँ से अपनी टैक्सेस ले सकते हैं, रिवेन्यू ले सकते हैं। तो ये सोर्स ऑफ रिवेन्यू जो है वो क्लियरली क्या किया गया है, अलग अलग लेवल्स का लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो का जो लास्ट फीचर है, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। हमारी जो फेडरल सिस्टम है उसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, एंड सेकेंड एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो पहला पॉइंट है कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। इट मीन्स कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप पावर को शेयर कर देते हैं ना, तो आप क्या कर लेते हैं, आप अपनी कंट्री में यूनिटी को प्रमोट करते हैं। जैसे कैसे कि मान लीजिए कि आपने अलग अलग स्टेट्स को पावर दी है, तो उस स्टेट्स को क्या लगता है कि उस स्टेट्स को लगता है कि हाँ भैया, मुझे भी तो थोड़ा पावर मिला हुआ है, और मुझे भी पावर मिला हुआ, उसके अलावा हम क्या है, एक यूनियन का हिस्सा भी हैं। एक यूनियन, इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, तो हम उसका क्या है, एक पार्ट है। तो इससे क्या होता है, इससे एक यूनिटी बढ़ती है लोगों के अंदर, एक बोलते हैं लोग अपने आप को एम्पावर फील करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, तो हमारे इंडिया का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। एक तमिलनाडु जैसा स्टेट है, तो एक बिहार जैसा स्टेट है, जिसकी जिसकी कल्चर, लैंग्वेज कितने डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, हमारे इंडिया में उन स्टेट्स को भी पावर दिया गया है, और बिहार जो है उनको भी पावर दिया गया है अपने हिसाब से रूल करने के लिए। इससे क्या होता है कि वो क्या करती है कि उस कंट्री को ऐसा लगता है कि हाँ, हमें क्या है, हमें भी पावर मिला हुआ है, और हम सबको पावर मिला हुआ है, और हम सब क्या है, एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, जिस अम्ब्रेला का नाम है इंडिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं कि अलग अलग डाइवर्सिटी को भी क्या कर लेते हैं, अकोमोडेट कर लेते हैं। तो आप लोगों का डुअल ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि एक क्या होता है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, कंट्री के यूनिटी को प्रमोट करती है, और सेकेंड जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या करता है, और उसी समय एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। आई होप आप लोगों का ये फीचर्स जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, क्लियर हो गया है। और आप लोगों का अब नेक्स्ट बात है क्या, नेक्स्ट आप लोगों का होमवर्क यही है कि इन सारे फीचर्स को आपको याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें कि डिस्क्राइब 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे फीचर्स याद रखने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आई होप आप लोग को इतना समझ में आया। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम।